तो कल हमने यहाँ ऐसे के बारे में बात खत्म की थी, पेनिसियंस, कि अगर कोई बच्चा इंतहाई कम वर्ड्स भी लिखता है, या यानी कि 1 मिनट में 20 वर्ड्स भी लिखता है, 18 वर्ड्स भी लिखता है, तो भी अगर वो 2 घंटे लिखे तो उसके 2400 वर्ड्स बनते हैं। तो इसका मतलब है कि जो स्पीड है उसका तो इशू है ही नहीं। यानी ये जो आपको खौफ होता है एग्जाम में कि पता नहीं हम लिख पाएंगे इतने वर्ड्स के नहीं लिख पाएंगे, लिहाजा अब आज के बाद ये कॉन्सेप्ट अपना क्लियर कर लें कि इंतहाई सुस्त रफ्तार बच्चा भी, जिसकी राइटिंग बड़ी सुस्त होती है, वो भी आराम से 2000+ वर्ड्स लिख सकता है, जो कि बहुत ज्यादा होते हैं। तो अगर स्पीड का इशू है ही नहीं, देखो ना, ऐसा तो नहीं होगा ना कि 1 मिनट में कोई 5 लफ्ज लिखे, स्पीड इतनी ही होती है। तो ये जो मैं स्पीड का टेस्ट करवाता होता हूँ, ये भी मैं हर क्लास से करवाता हूँ, और जो एवरेज निकलती है वो 30 वर्ड्स की निकलती होती है। तो इस दफा तो और मैंने कम कर दिया, 20 वर्ड्स पे ले गया हूँ। तो इट मीन्स दैट स्पीड इज नॉट एन इशू। अच्छा, अगली बात, दूसरा, आप हर किसी की हैंड राइटिंग जो है ना, उसका साइज डिफरेंट होता है। कुछ बच्चे छोटा लिखते हैं, कुछ बच्चे दरमियाने साइज का लिखते हैं, कुछ बच्चे बिग लिखते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक लाइन में आप कितने लफ्ज लिखते हो एवरेज। और आपका जो सीएसएस का पेपर होता है, ये मैंने पिछली दफ़ा पता नहीं ये बात बताई थी, अब मेरे जहन से निकल गई, उसकी विड्थ और लेंथ कितनी होती है, लाइंस कितनी होती हैं भला उसकी? 29 लाइंस होती हैं या 24 लाइंस होती हैं, ये बच्चों ने बताया था मुझे। हाँ, जरीन कह रही हैं 27, तूबा कह रही हैं 24। तो 24 लाइंस होती हैं उसकी। और ये उर्दू वाला उर्दू वाला जो खुली लाइनें होती हैं ना, वो होती हैं, ये तंग लाइनें नहीं होती हैं। ठीक, 1 मिनट होल्ड कीजिएगा जरा। तो 27 लाइंस हैं इसकी। हाँ, जरीन ठीक कह रही थी। और देखें, हाशिए भी इस किस्म के लगे लगाए आते हैं। और ये देखें कि जो लाइंस हैं, ये उर्दू वाली लाइंस हैं, उर्दू वाली लाइंस हैं, यानी कि ज्यादा फासले वाली लाइंस हैं। तो अब आपने ये देख लेना है कि एक लाइन में आपके एवरेज वर्ड्स कितने आते हैं। अब हम अपने नोट्स की तरफ आते हैं दोबारा। अच्छा जी, यहां पर अब हम लिख लेते हैं टोटल लाइंस ऑफ सीएसएस आंसर शीट। टोटल लाइंस इसकी होती हैं 27। अब आपने ये देख लेना है कि एक लाइन में आप कितने लफ्ज लिखते हो। अगर एक लाइन में आप 7 वर्ड्स लिखते हो या 5 वर्ड्स लिखते हो, फर्ज कर लेते हैं 5 लिखते हो, तो 5 मल्टीप्लाइड बाय
27 कितने बने एक पेज पे लफ्ज? बताओ भाई। कोई मैथमेटिशियन नहीं बैठा हुआ? 135। अच्छा, अब हम इसका भी एवरेज कर लें, कम से कम कर लें। इसका हम कर लेते हैं वर्ड्स 100, यानी यहाँ पर 135 आ रहा है। अब हम इसकी एवरेज निकाल रहे हैं। एवरेज वर्ड्स पर पेज 120 एवरेज बनेगी। अच्छा, चलें, 120 एवरेज बनेगी, ठीक है। और भी कम लगा लेते हैं यार, 110। अच्छा, अब एक पेज पे अगर 110 आ रहे हैं तो एक लीफ के ऊपर 220 आएंगे। अब मुझे बताओ कितने वर्के, कितने लीव्स चाहिए हमें, कितने वर्के चाहिए हमें, कितने लीव्स चाहिए हमें 2400 वर्ड्स के लिए? तो टोटल पेजेस जो हमने लिखने हैं 2420 वर्ड्स बन जाएंगे 11, दाएं बाएं दोनों तरफ बेटे। चलें जी, 11 ये है जी आपका, जिसके ऊपर आप टेंशन में आ रहे होते हो। ये लो, 11 लीव्स यानी कि 22 पेजेस। पेज होती है वन साइड और लीफ हम कहते हैं टू साइड को, यानी पेज होता है सफहा, सिंगल साइड, और लीफ होता है वर्क, वर्का यानी डबल साइड। तो अब एक एवरेज बच्चा 2 घंटे में 2400 वर्ड्स लिखता है, जिसकी इंतहाई नॉर्मल स्पीड होती है। और 11 पेजेस अगर आप लिखें तो आपके 2000 प्लस वर्ड्स बन जाते हैं। तो ये पहले ही पता होनी चाहिए आपको चीजें, उस वक्त बैठ के वर्ड काउंट ना कर रहे हो। और अनकॉन्शियसली कॉन्शियसली हम ऐसा करते हैं, वर्ड काउंटिंग की तरफ हम लग जाते हैं। अब ये मैं सारी बातें आपको किस वजह से बता रहा हूं कि पहले ही अपने जहन में ये जो फतूर होता है ना, इसको निकाल दो कि हमारे अल्फाज पूरे नहीं होने, पता नहीं कितने पेजेस लिखने हैं। फिर ये भी बच्चे कहते हैं कि एक पेज पे पैराग्राफ कितने आने चाहिए। ये आपके अंदर बाय डिफॉल्ट चीजें मैं फीड करना चाहता हूं। यानी आपको ये पता हो कि आपने 2 आवर्स लिखना है और आपने कम से कम 11 पेजेस लिखने हैं बस। और 2 आवर्स में 11 पेजेस लिखे जा सकते हैं तकरीबन हर बच्चे से, और बस। तो इस स्टैटिस्टिकल फियर से बाहर निकल आओ। अब ये वो स्टैटिस्टिकल फियर है जो कि आपको एग्जाम में बैठ के सोचने से रोकता है। मैं इस वजह से आप लोगों को बता रहा हूं। बात समझ लग रही है मेरी? इस फियर ऑफ डिजिट्स और स्टैटिस्टिकल फियर की समझ आई है आपको? जी। अब उसके बाद जो 6th पॉइंट था मेरा, वो ये था कि आपने अपना जो टारगेट टाइम है वो 2 घंटे ही रखना है। 2 घंटे से ज्यादा जितना भी आपको मिल गया तो वो बोनस है। उसमें दोहराइयां करना, उसमें नोक पलक संवारना, उसमें इंट्रोडक्शन,
खैर इंट्रोडक्शन तो मैं पहले रफ पे लिखवाता होता हूँ। जो शुरू का पैराग्राफ है ना, वो मैं 2 दफा लिखवाता हूँ बच्चों से। इंट्रोडक्शन से मैं पेपर स्टार्ट नहीं करवाता, इंट्रोडक्शन में रफ पे लिखवाता हूँ, उसकी नोक पलक संवार के, तो फिर मैं बच्चों को कहता हूँ कि अब नीट करो उसे। क्योंकि इंट्रोडक्शन में जिसके अंदर थीसिस स्टेटमेंट और कंटेंशन वगैरह ये सारी चीजें होती हैं, अगर उसमें गलती आती है तो इंतहाई बैड इम्पैक्ट पड़ता है। तो क्यों ना हम एक प्रॉपर टाइम इंट्रोडक्शन को दे दें, पहले रफ में लिख लें, फिर कोई लफ्ज का सब्सटीट्यूट हमने देना है वो दे दें, किसी आम लफ्ज की जगह कोई ब्यूटिफाइड वर्ड लगा सकते हैं तो वो, कोई एक्सप्रेशन अच्छा दे सकते हैं तो वो। तो ये सारा काम मैं पहले करवाता होता हूँ ऐसे लिखने से पहले। तो इसलिए फिर उसके बाद हमने प्रूफ रीड भी करना होता है, फिर उसके बाद हमने आउटलाइन का एक स्केच भी तैयार करना होता है जिसको कार्टोग्राफी कहते हैं। तो ये हम खुला टाइम अगर हमें मिले, बिल्कुल अय्याशी करने का टाइम हमें मिले, तो 1 आवर इज मोर देन सफिशिएंट टू परफॉर्म दिस टास्क। यानी मैं ये चाहता हूं कि 2 आवर्स होली सोलली आप लोगों के पास सिर्फ लिखने के लिए हों, जिसमें आपको ना तो जो है ना वो दांतों में पेन दबा के सोचना पड़े, ना ही जो है ना माथे के ऊपर टैपिंग करनी पड़े, और ना ही खलाओं में घूरना पड़े। सारी चीजें पहले से रेडी हैं। तो मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, जो पेनसियंस हैं, वो उनके लिए 3 घंटे का पेपर नहीं है ऐसे का, उनके लिए 2 घंटे का पेपर है ऐसे का। ये चीज कंफर्म हो गई सबको? यस। और बाकी जो 1 घंटा मिलेगा आपको, 1 घंटे में आप क्या करोगे, वो बड़ी डिफरेंट एक्टिविटीज हैं जो कि मैं बकायदा नंबर शुमार दे दे के नंबर शुमार दे के आप लोगों को लिखवाऊंगा कि उस 1 घंटे में ऐसे स्टार्ट करने से पहले क्या करना है और ऐसे मुकम्मल कर लेने के बाद क्या करना है। अच्छा जी। अब अब अगली जो गुजारिश है वो ये है कि ग्रामर की मिस्टेक हमने नहीं करनी। ग्रामर की मिस्टेक का मतलब इंतहाई बैड इम्पैक्ट है, यानी आप रिस्क में आ जाते हो। अगर तो उसकी नज़र से चूक गई तो आप बच जाओगे, लेकिन अगर उसने वो ग्रामर मिस्टेक पकड़ ली तो फिर आप लोग फंस जाओगे। अच्छा, फिर एग्जामिनर को यह भी पता होता है कि ग्रामर की मिस्टेक है या स्लिप है। यानी कि SEIS की मिस्टेक नहीं करनी हरगिज। और मैं बच्चों को कहता हूँ, वो बच्चे आते हैं डिफरेंट बैकग्राउंड से और आके कहते हैं कि जी ग्रामर ठीक नहीं है, तो उन्हें मैं यही कहता हूँ कि पूरा ग्रामर ठीक ना करो, सिर्फ 2 टेंसेस ठीक कर लो अपने, एक प्रेजेंट सिंपल और एक पास्ट सिंपल। एक प्रेजेंट इंडेफिनिट जिसको आजकल प्रेजेंट सिंपल कहा जाता है, और एक पास्ट सिंपल जिसको पुराने ज़माने में पास्ट इंडेफिनिट कहा जाता था। प्रेजेंट सिंपल, उसके अंदर डू डज लगता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, और सिंपल स्ट्रक्चर में SEIS का इजाफा होता है, जैसे ही सेज दैट, ही वॉक्स, ही ईट्स, ही गोज, पाकिस्तानी गवर्नमेंट इंक्रीजेस, पाकिस्तानी गवर्नमेंट बिल्ड्स। तो SEIS का इजाफा होता है इसमें। जब डू डज लग जाता है तो वो इजाफा खत्म हो जाता है। एक बात। दूसरा ये है कि पास्ट सिंपल टेंस है, उसमें डिड का यूज होता है। वैसे तो पास्ट टेंस का यूज होता है, जैसे कि ही वेंट, लेकिन जब हम उसका नेगेटिव या इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो फिर वो फर्स्ट फॉर्म लग जाती है, कि जैसे ही डिड नॉट गो या डिड ही गो। तो ये 2 टेंसेस मैं बच्चों को बताता हूँ कि एक इनके ऊपर ग्रिप कर लो। ये अंधेरे में भी, जैसे हम रोटी खा रहे हो तो नवाला मुंह में जाता है, नासों में नहीं चला जाता, इसी तरह अंधेरे में भी अगर आप, अंधाधुंध भी अगर आप यूज कर रहे हो ये 2 टेंसेस, तो ये गलत ना हो। वाई डज ही गोज ना लिखें कभी भी, वाई डज ही गो ही लिखें।
अच्छा, इसी तरीके से ये जो वोकेबलरी की मिस्टेक्स हैं, उनसे ये भी बैन है, उनसे भी अवॉइड करना है। और जो स्पेलिंग आपको प्रॉब्लम करते हैं, उसकी अलहदा से एक डायरी बना लो, उसकी अलहदा से डायरी बनाओ, उसके अंदर वो स्पेलिंग लिखो, उसके प्रॉपरली जोड़ करना सीखो, उस स्पेलिंग को लिख के देखो, उसको सिर्फ जुबानी याद ना करो, क्योंकि आपने जुबानी स्पेलिंग नहीं सुनाने, आपने वो स्पेलिंग लिख के एग्जामिनर को दिखाने हैं। मिसाल के तौर पे एक वर्ड है कॉन्शियंस। कॉन्शियंस का मतलब होता है जमीर। अब ये कॉन्शियस नहीं है, कॉन्शियंस है ये। अब मैंने इसको कैसे याद किया हुआ है? ये कॉन और साइंस का मिक्सचर है। साइंस का वर्ड मुझे पहले से ही आता था, और कॉन को मैंने इसके साथ मिलाया हुआ है। इसी तरह कोई अपने ट्रिक्स जाती तौर पर इजाद करो कि जो टफ स्पेलिंग्स हैं उनको आपने किस तरीके से याद करना है। नमूनिया के क्या स्पेलिंग है? नमूनिया के अच्छा, PNEU, और आगे मोनिया। देखो, अब इसके अंदर जो मोनिया का वर्ड है वो इजी है, और जो ना का तलफ़ुज़ है नमोनिया, तो वो अजीबो गरीब स्पेलिंग है। ये देखो, और तो लिहाजा ये जब तक आप लिख के याद नहीं करोगे तब तक ये याद नहीं होगा। हाँ, सुनामी है, जैसे CATARRH, कैटा। इसका मतलब क्या है? और इसका तलफ़ुज़ है कैटा। नज़ले को कहते हैं, यानी CATA, और आखिर में है RRH, और RRH ये सारे का सारा खामोश है, साइलेंट है। ब्यूरोक्रेट के स्पेलिंग बताओ। ब्यूरोक्रेट, BEA। BEAU। देखो, अब तुम लोग अब यहीं से देख लो कितने। अच्छा, BUREA, CRAT, कैसा? अब जरीन के स्पेलिंग गलत हुए और वो कह रही हैं ओ हो। अब अफशीन ने भी जो स्पेलिंग लिखे वो CRATE लिख दिए। उम्मे कुलसूम ने ठीक लिखे। हिकमत ने RRR लगा दिया। अब ये देखो, अब ये इसलिए मैं गुजारिश कर रहा हूं कि देखो ना, अब ब्यूरोक्रेट हम बोलते हैं, BU, जब तक छोटे बच्चों की तरह जोड़ नहीं करोगे ना, तब तक ये नए स्पेलिंग्स याद नहीं होते होते।
कैटा का मानी है नजला। अच्छा, बी यू, उसके बाद आर ई ए यू, ब्यूरो। और आगे क्रैट है। ठीक है, तो ये आपको लिखना होगा। अच्छा, उसके बाद जो आपका ऐसे है, ये एक ऑब्जेक्टिव डॉक्यूमेंट है, फॉर्मल डॉक्यूमेंट है। इसमें आई हुई यू की फैमिली यूज नहीं करनी। जैसे कि अक्सर बच्चे जो हैं वो लिखते हैं वी कैन से दैट, और ख़ास तौर पर जो कंक्लूजन होता है उसमें ज़रूर लिखते हैं इन द एंड वी कैन से दैट, यू मे कंसिडर इट, यू कैन से दैट। तो आई वो यू का इस्तेमाल ही नहीं करना, बैन है ये। तो यू कैन से दैट की जगह आप कहिए इट कैन बी सेड। ये ज़रूरत ही क्या है भाई, आखिरी आखिरी पैराग्राफ है आपका, वो है ही आखिरी पैराग्राफ, तो उसके ऊपर लिखने की जरूरत ही क्या है कि इन द एंड या एट द एंड या इन अ नटशेल। भाई आखिरी फिक्रा है तो वो इन अ नटशेल ही होगा। तो किस कदर हमाकत करते हैं हम, ये भी कि अंधों को भी पता चलता है कि भाई ये लास्ट पैराग्राफ है, ये लास्ट पैराग्राफ है इस ऐसे का, तो इसमें उसने कंक्लूजन ही देना है। फिर आखिर में कहते हैं कि वी कैन कंक्लूड लाइक दिस, इट कैन बी कंक्लूडेड। तो इसके बगैर नहीं काम चलता। और इसकी वजह घटिया किताबें भी हैं कि जो अवेलेबल हैं ऐसे की मार्केट में, वही उन्होंने मैट्रिक में दी हुई हैं, वही एफएससी में दी हुई हैं, वही ग्रेजुएशन में, वही सीएसएस वालों को इसी फार्मूला के ऊपर लिख के दे देते हैं। 10th जो पॉइंट है वो ये है, ये अब बच्चे पूछ रहे थे पिछले दिनों कुछ, कि पर्सनल एक्सपीरियंसेस नहीं लिखते, ओपिनियन जरूर देते हैं अपनी। आप जो क्रिटिकल कमेंट्री करते हो वो आप ही की ओपिनियन है, तो जरूरत ही नहीं है इन माई ओपिनियन लिखने की। अफगानिस्तान में जो तालिबान की एक हुकूमत वकू पजूर हो रही है, द गवर्नमेंट ऑफ तालिबान इज इन द मेकिंग, इसके ऊपर अगर वो राय पूछता है आपकी, तो आप दें कि वो खित्ते के अमन के लिए कैसी रहेगी। तो ये जो कह रहे हो ये आप कह रहे हो ना, तो फिर इन माई ओपिनियन कहने का फायदा कोई जरूरत नहीं है। या आपने इंटरप्रिटेशन करनी है कि जो तालिबान की हुकूमत आने पर जो वर्ल्ड पावर्स जो हैं उनके रिएक्शंस कैसे हुए हैं, और उनके रिएक्शंस का क्या मतलब निकलता है, वो आपने मतलब निकालना है ना। आप जो हो वो क्रिटिक हो ना। और क्या बताता होता हूं मैं क्रिटिक का, कि क्रिटिक असल में ओपिनियन ही देता है, अपनी राय ही देता है, बस रेफरेंसेस साथ जोड़ लेता है, क्योंकि उसका काम ही सारा दिन ये होता है। तो हम कहते हैं जी वाह, कोई बहुत ही कमाल जहन है इसका। तो जिस बंदे ने बैठ के मुख्तलिफ लोगों की ओपिनियंस का कंपैरिजन कंट्रास्ट करना है, या कोई बंदा माजी में क्या कहता रहा है,
यही अगर कंपैरिजंस उसने करने हैं तो वो ऑटोमेटिकली एक अच्छा क्रिटिक बन जाता है। या वो अच्छा क्रिटिक बनने की तरफ गामजन हो जाता है। वन कैन से भी करने की क्या जरूरत है इसके, वन कैन से और सम कैन से और वी कैन से, इसके बगैर ऐसे नहीं लिखा जाता क्या? लिखा जा सकता है हिकमत, बहुत बातें होती हैं लिखने के लिए। 11th पॉइंट जो है वो ये है कि ऐसे में हेडिंग्स बैन होती हैं। ऐसे में हेडिंग्स बैन होती हैं। पैराग्राफ के ऊपर आपने कोई हेडिंग नहीं देनी। आप जो ऐसे लिखते हो ना उसकी 3 हेडिंग्स होती हैं बस। कौन कौन सी? पहली हेडिंग होती है आपकी टॉपिक। दूसरी हेडिंग होती है आपकी आउटलाइन। और तीसरी हेडिंग होती है आपकी एसे। बस। आप टॉपिक लिखते हो, जो भी आगे टॉपिक है, टॉपिक के आगे कोलन लगाते हो और वो टॉपिक लिख लिख लेते हो। फिर टॉपिक लिखने के बाद आउटलाइन की हेडिंग देते हो और 1 2 3 4 5 6 7 8 करके आउटलाइन लिखना शुरू कर देते हो। आउटलाइन जहां खत्म करते हो वहां फिर आप ऐसे की हेडिंग दे देते हो और ऐसे लिखना शुरू कर देते हो। बस। पैराग्राफ के ऊपर जो हेडिंग्स होती हैं वो नहीं लिखनी है आपने किसी सूरत। पैराग्राफ के जो ऊपर हेडिंग्स होती हैं वो हम इकट्ठी करके शुरू में लिख देते हैं, जिसको आउटलाइन कहा जाता है। आउटलाइन जो आप बनाते हो ना वो पैराग्राफ के ऊपर वाली हेडिंग्स ही होती हैं, जिन्हें एक ही जगह पर इकट्ठा कर दिया जाता है। मेरी बात समझ आ रही है आप लोगों को? ठीक है। तो मैं ये गुजारिश कर रहा हूं कि आप लोगों ने सिर्फ 3 हेडिंग्स देने हैं ऐसे में। पहला टॉपिक, दूसरा आउटलाइन, तीसरा ऐसे, ऐसे का लफ्ज। और जब हम इसका इसका प्रैक्टिकल करेंगे तो फिर आपको बताऊंगा कि ये 3 हेडिंग्स का क्यों कह रहा हूं मैं। बस चंद एक चीजें और करते हैं फिर आज का लेक्चर एंड करते हैं। नंबर 12, कटिंग इन इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन। शुरू में और आखिर में जो कटिंग है वो बैन है। वैसे तो कटिंग अच्छी बात है ही नहीं, लेकिन क्योंकि हम कोई रोबोट्स नहीं हैं और हम बाज़-औक़ात कटिंग करते हैं, तो कोशिश ये करें कि जो आपका इंट्रोडक्शन होता है जब ऐसे स्टार्ट होता है उसमें ना कटिंग हो और कंक्लूजन में भी ना कटिंग हो। तो इसीलिए मैं जो इंट्रोडक्शन होता है वो मैं रफ में लिखवाता हूं पहले। इंट्रोडक्शन क्या होता है? वो ऐसे का पहला हिस्सा होता है। द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एन ऐसे इज द इंट्रोडक्शन। उस इंट्रोडक्शन को फिर शुरू कैसे किया जाता है? कुछ कहते हैं कि थीसिस स्टेटमेंट से करना चाहिए, कुछ कहते हैं कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से करना चाहिए, कुछ कहते हैं कि कंटेंशन से करना चाहिए। ये मैं आपको तरीका सिखा दूंगा, आपको खुद पता चल जाएगा कि आपने ऐसे किस तरीके से शुरू करना है। आप आपका जो टॉपिक होगा ना वो खुद आपसे डिमांड करेगा कि मुझे यूं शुरू करो। बल्कि ये भी मैंने आप लोगों को प्रैक्टिस करवानी है कि मैं टॉपिक्स बोलता जाऊंगा और आप मुझे बताते जाना।
कि इस टॉपिक का जो ऐसे है वो कैसे स्टार्ट होना चाहिए। वो डोमेन से स्टार्ट होना चाहिए, वो कंटेंशन से स्टार्ट होना चाहिए, वो थीसिस स्टेटमेंट से, या वो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से। ये आपसे मैं कहलवाऊंगा खुद। और फिर टॉपिक के बाद में आपसे ये भी मैं पूछूंगा, एक ड्रिल करवाऊंगा कि बताओ इस ऐसे में आर्गुमेंटेटिव डिस्कोर्स ज्यादा होना चाहिए, या नैरेशन ज्यादा है, या स्टैटिस्टिकल डाटा की जो रेशो है वो ज्यादा है, क्या ज्यादा होना चाहिए। और फिर मैं आपसे ये भी प्रैक्टिस करवाऊंगा कि इस ऐसे का कंक्लूजन कैसा होना चाहिए। क्या कंक्लूजन में हम पूरे ऐसे की समरी लिखें, ये एक तरीका है, या कंक्लूजन में हम कोई कंक्लूडिंग रिमार्क, फाइनल रिमार्क अपना दें, ये दूसरा तरीका है, या हम फर्दर एनालिसिस को ट्रिगर करें, ये तीसरा तरीका है। तो जो बिगिनिंग्स हैं और जो एंडिंग्स हैं वो टॉपिक के मुताबिक वेरी करती हैं, और ये कोई बड़ी बात नहीं है इसको समझना। ये बड़ी आसानी से ये ड्रिल करता है बच्चा, जुबानी। ठीक। तो आज के लिए इतना रखो आप। 12th पॉइंट तक हमने किया है, कटिंग इन इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन बैन। शुरू और आखिर में जो कटिंग है वो बैन होनी चाहिए। क्यों? कि वो जो आपका एग्जामिनर है उसका ध्यान शुरू, बिगिनिंग में और कंक्लूजन पे ज्यादा जाता है।